नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं ट्विन सिटी भिलाई में। जैसा कि आपको मालूम है कि अब सुगबुगाहट हो चुकी है 8वें वेतन आयोग की। ये जो विषय है अपने आप में कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा विषय है और इस विषय को समझने के लिए, जानने के लिए मैं इस वक्त भिलाई में छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री राजेश चटर्जी जी, इनके पास भिलाई आया हुआ हूँ। और ये जो विषय है इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल भी है हर किसी के लिए, सिर्फ अनुमान और कयास लगाए जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं परिचय चटर्जी जी का दे देता हूँ। चटर्जी जी हाल ही में अभी रिटायर हुए हैं और अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से भी जुड़े हुए हैं। प्रदेश स्तर के कर्मचारी नेता हैं और जो छत्तीसगढ़ के टॉप 5 जानकार होंगे कर्मचारियों के मामलों से जुड़े, उनमें से चटर्जी जी का एक स्थान भी है एकदम। समय समय पर कई नियमों और विषयों को लेकर हम इनसे चर्चा भी करते हैं और आज इनसे इनके निवास स्थान पर आज हम चर्चा करने आए। सर, आपका सीजीवाल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो अब कर्मचारियों के मुद्दे, मांगे, समस्याएं तो खैर चलते रहती हैं। अभी समसामयिकी में भी कई विषय हैं, वो चल ही रहे हैं एकदम। लेकिन एक विषय ऐसा भी है कि जो अभी कर्मचारियों को भविष्य में संभावित रूप से 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलना है और एक शिक्षक वर्ग है ये, तो इससे पहले तो ये लाभ आप समझते नहीं थे क्योंकि संविदा शिक्षक होते थे। अब नियमित हो गए हैं तो इनमें बड़ा कौतूहल मचा हुआ है कि भाई हमारा क्या होगा, क्या मिलेगा। सर, थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि पीछे चलता हूँ। 2007वां वेतन आयोग आया था तो उस समय क्या परिस्थिति थी, कब आया था, कैसे आया था, केंद्र के बाद जब राज्य में कब लागू हुआ, बताएंगे? मनीष जी, जब हम 6वें वेतनमान में थे और जब 7वां वेतनमान में हम आए जी, तो 7वां वेतनमान 1/1/16 से लागू किए थे। अच्छा। लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि जून महीना हमारा 17 तक, जी, जुलाई 17 से हमको मिलना चालू हुआ नगद लाभ, लेकिन जून 17 तक तो 6वें वेतनमान के हिसाब से ही तनख्वाह मिला। जी, और फिर सरकार ने बाकी को एरियर्स के तौर पे भी दिया और 4-5 किस्त 6 किस्त में, तो ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप देखेंगे कि 6वें वेतनमान में जो मूल वेतन हुआ करता था, जी, उस मूल वेतन में हमने 2.57 का गुणा किया। अच्छा। तो आप ये कह सकते हो कि अगर किसी का 100 रुपये का है वेतन, तो 2.57 जब मल्टीप्लाई होगा तो 100 का जो वेतन है वो 257 रुपये होगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब इसमें हर कर्मचारी को अपने अपने बेसिक के हिसाब से वो खोल के अगर वो देखेंगे जी, तो सबने ये महसूस किया कि 2.5 गुना तो उनका वेतन बढ़ा ही बढ़ा। अब प्रश्न ये है कि बड़ा कौतूहल का विषय है कि 8वां वेतनमान लागू हो रहा है, 8वां वेतनमान लागू हो रहा है। केंद्र सरकार में कुछ ना कुछ रोज इधर उधर से खबरें छप रहे हैं, यूट्यूब में सब गणना भी आ रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो अभी जो फिलहाल AICPIN जो वैल्यू है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसको अगर हम लोग विश्लेषण करें और प्रोजेक्शन का अगर हम लोगों ने एक अनुमान किया हुआ है तो वो 2.5 गुना से 2.8 तक, 6 तक ऐसा तनख्वाह बढ़ना चाहिए। और ये बढ़ेगा तो आप मान के चलिए अगर हम 2.5 गुना भी मिनिमम लेते हैं तो अभी जो चीज़ है, जो वेतन है, उसका 2.5 गुना बढ़ना तय है। सर, मैं थोड़ा सा रोकूंगा सर आपको। ये जो जब 2000 आपका 7वां वेतनमान आया था तो 2.5 से 3 महीने का सरकार ने एरियर्स भी दी थी, राज्य सरकार ने। वो 1/1/16 से लेके 30 जून 17 तक, अच्छा, पूरा एरियर्स उन्होंने दिया था। ये हाँ, किस्तों में दिया था। हाँ, 4-5 सभी विभाग में, सभी विभाग के कर्मचारियों को। अच्छा। वो किस्त में 4-5 किस्तों में इसका भुगतान हुआ था। अच्छा। मतलब जब केंद्र कभी भी लागू करेगा इसको, जिस दिन भी वो घोषणा करेगा तो उस दिन भी राज्य में भी ये लागू हो जाएगी कि राज्य को अलग से घोषणा करनी पड़ेगी इसके लिए? राज्य, वो सेंट्रल पे कमीशन है। अच्छा। सेंट्रल पे कमीशन अपना सुझाव दे देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लागू करता है। जो ड्यू डेट है वो 1 जनवरी 26 है। अच्छा। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा से स्टाइल रहा है और
कर्मचारियों को लाभान्वित करने का जो नीति रहा है वो हमेशा से, चाहे वो डीए के मामले में भी आप देखोगे, वो बिल्कुल 1 जुलाई को और 1 जनवरी को ही देते हैं। इसका राज्य पालन नहीं करता। राज्य 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, हमने यहाँ तक देखा कि कर्मचारी अधिकारियों का डीए को सरकार ने नहीं दिया, तो वो नुकसान हुआ। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, वो हमेशा बहुत प्रॉम्प्ट रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको 1 जनवरी 26 से इसको स्वीकृत करेगा और फिर राज्य शासन उसको पुनर्स्थित वेतन आयोग के रूप में एक उन लोग कमेटी बनाते, छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम के तौर पे। आयोग तो नहीं बनाती राज्य सरकारें, और अलग अलग सरकारें अपने अपने राज्य का पुनरीक्षण नियम बनाते हैं। कोई लोग 2000 केंद्र लागू करेगा उसके बाद बनाएगी, उसके बाद बनाएंगे, पहले तो बनाने का सवाल ही नहीं उठता। बाद बनने के बाद हमारे कर्मचारी अधिकारियों का वेतन में अच्छा खासा इजाफा होगा और एक खुशी की बात भी है। और दुख का बात ये भी है कि इनकम टैक्स में भी खूब आएंगे। हाँ। मतलब अभी जो आप इस साल से जो दायरे के बाहर हैं, हाँ, अब आप दायरे में आ जाओगे। बिल्कुल दायरे में आ जाएंगे, सारे के सारे आएंगे और 2-3-4 लाख रुपए कम से कम उनका आएगा ही आएगा। और एक हाथ से लेंगे और हाँ, एक हाथ से देंगे। हमारा तो ये कहना है कि आमतौर पर क्या होता है, कर्मचारी अधिकारी 12 महीना कमाते हैं जी, नौकरी करते हैं जी, लेकिन जब इनकम टैक्स कट जाता है तो 1 महीने से 1.5 महीना, 2 गुना 2 महीने तक का उनको तनख्वाह इनकम टैक्स में देना पड़ जाता है। तो कर्मचारी 12 महीने काम कर रहा है और उसको वेतन में देना पड़ता है। अब हम तो इसमें ये कहते हैं 8वें पे कमीशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर डबल टैक्स लग रहा है। हाँ, डबल टैक्स लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि हमारा जो कर्मचारी है वो जो भी सामग्री खरीद रहा है, वो सामग्री में तो वो टैक्स दे ही रहा है, जनता भी दे रही है, जीएसटी के तौर पे भी टैक्स दे रहे हैं, हाउस रेंट्स के तौर पे मकान के लिए है उसके लिए भी वो टैक्स दे रहा है। तो हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद जो उसका कटौती हो रहा है उसमें फिर से टैक्स ले रहे हैं, तो टैक्स पर टैक्स हो रहा है। तो ये सरकारी कर्मचारियों का एक सीमित आय होता है और वो सार्वजनिक होता है, उसमें कोई वो छुपा नहीं सकता। बाकी जगह का तो मैं नहीं कहूँगा कि वो छुपा लेते हैं, लेकिन हम लोग तो ओपन चलते हैं। सर, अब एक महत्वपूर्ण विषय है, इस चीज़ को लेकर मैं कई जगह भी पता किया हूँ, चर्चा किया हूँ। टीचर लोग बड़े आशान्वित है कि हमारा वेतन बढ़ेगा आप करके, तो सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता और प्राचार्य का लगभग क्या स्लैब होगा 8वें वेतन आयोग में? अभी तो बहुत जल्दी है। स्लैब को मैंने कहा जैसे आपको कि AICPN वैल्यू क्या होगा, उसके बाद इसका जो लोअर है और अपर में कितने चेंजेस आएंगे। लेकिन जो एक मोटे तौर पे ये पूरा एक अनुमान पर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर हम मैक्सिमम इंक्रीज का बात करें तो ये 2.86 से ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा। और न्यूनतम का अगर बात करें तो 2 से कम नहीं होगा। अच्छा। ऐसा हमारा अनुमान है। अगर इस परिस्थिति में बढ़ते हैं तो जो हमारा सहायक शिक्षक है, जिसका अभी मिनिमम पे है 25,300, अच्छा, इसका इनको कम से कम 20 से 30,000 रुपये का कन्फर्म इनका तनख्वाह बढ़ना तय है। अच्छा। उसमें फिर DA वगैरह सब जोड़ के ऐसा हमारा अनुमान है कि 50% के ऊपर का जो DA होगा वो जुड़ेगा। अब 2 भी हो गया तो वर्तमान में तो दुगना दिखेगा। हाँ। अगर दुगना भी वृद्धि होता है 7वें वेतनमान में से जाके 8वें में जब जाएगा, तो जो अभी मिनिमम है 25,300, तो 50,600 तो ऐसे ही दिख रहा है। दुगना भी वृद्धि करते हैं। हाँ, शिक्षक का भी हमारे जो मिनिमम है, न्यूनतम है, वो 35,400 है। अच्छा। तो 35,400 का भी दुगना करेंगे तो ये भी 70-75 तक ये भी जाएंगे। इनका मूल वेतन चेंज होगा, है ना? मूल वेतन, हाँ, बेसिक चेंज होगा। लेक्चरर का हमारा 38,100 है, ये 1 लाख के आसपास इनका जाना चाहिए। अच्छा। और प्रिंसिपल का 56,100 है, तो ये भी 1-1.5 लाख के आसपास इनको भी जाना चाहिए। लेकिन बात ये है कि इनटेक कितना होगा। अभी DA हमारा कितना है? 53% है। 2% और बढ़ जाएगा तो 55% हो जाएगा। जनवरी दिसंबर तक पहुँचते पहुँचते 3% और आप मान के चलिए वृद्धि हो गया, तो 58 है, इट विल गो अबाउट 60%।
वेतन बेसिक अभी मूल वेतन कम जरूर दिख रहा है 25-300, लेकिन उसका दुगना करके 50-60 हज़ार तो वो पा ही रहा है। अब 8वां जब पे कमीशन आएगा उस तारीख से डीओ 0 कर देंगे, और डीए को 0 करने के बाद कितना % देंगे वो डिक्लेयर तब होगा, उस समय डिक्लेयर होगा, उस समय का महंगाई कितना है। तो कुल मिला के डीए और बेसिक वर्तमान को जोड़ने के बाद जो तनख्वाह हमारे कर्मचारी अधिकारियों को मिल रहा है वो वेतन से कुछ 10-20 हज़ार 30 हज़ार ऐसा ही बढ़ोतरी हो पाएगा। वो दिखने में बहुत लग रहा है कि दुगना हो जाएगा, तो अरे 25 पाने वाला आदमी 50 पा जाएगा, 35 वाला आदमी 70 पा जाएगा, इतना ग्रोथ नहीं शो होगा। हाँ, तो हमारा ऐसा बड़ा स्पष्ट मत है कि डीए को हटा देने की वजह से जो अगर किसी को एक्साइटमेंट है कि नहीं 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 मेरा तनख्वाह तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, होगा, निश्चित तौर पे वृद्धि होगा, और वृद्धि भी होगा वो 20-30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार तक जैसे जैसे अपर पोस्ट में हम जाएंगे वैसा वैसा वृद्धि होगा बिल्कुल। 2000 में ये जो 6वां वेतनमान आया था तो जब 7वां आया तो उस समय आप लोग को कैसा लगा? आपका संगठनों में जब चर्चाएं होती थी तो क्या बात ये होती थी? थोड़ा सा कुछ प्रसंग वगैरह हो तो बताएंगे। 6वां से 7वां में जब आप गए थे और तनख्वाह लगभग पहली आई होगी उस समय, वो कहते हैं ना कि पहला नशा पहला प्यार। हाँ। बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। तो हर व्यक्ति पूछा करते थे कि दादा कितना बढ़ जाएगा, बहुत मेरा तनख्वाह बताओ, सब में बड़ा उत्सुकता था। अच्छा। कि तनख्वाह कितना बढ़ेगा। अच्छा। तो हम हिसाब किताब करके कैलकुलेशन शीट सब हमारे ग्रुप में, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के तकरीबन 46 ग्रुप हैं। अच्छा। उसमें हम सबको भेजा करते थे, सब पदाधिकारी पास जाता था, वो कर्मचारी भी हमसे पूछते थे। अच्छा। कि दादा कितना होगा। फिर कई लोग हैं विद्वान हमारे और साथी हैं, उन लोग सब कैलकुलेशन शीट बना के भेजते थे। जब 7वां वेतन में आया तनख्वाह में ज़बरदस्त इजाफा हुआ, काफ़ी बढ़ा, लेकिन ये केंद्र के समान नहीं बढ़ा। राज्य सरकार ने पुनरीक्षित छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षित नियम 2017 बनाया। अच्छा। उन्होंने अपने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने अलग अनुशंसा किया, वो अनुशंसा सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर नहीं था। अच्छा। काफ़ी कम था, बहुत कम था। अब वो परिस्थितियां तो नहीं आएंगी? आ सकता है, आ सकती है। हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ये बोल सकती है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास संसाधन बहुत है, राजस्व आमदनी के पास, हमारा नहीं है। लेकिन संसाधन की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में रिचेस्ट स्टेट है, सबको मालूम है। यहाँ जो खनिज से लेके हर एक चीज़ है, और मेरा जो कर्मचारी अधिकारी है उसी की बदौलत तो सरकार चल रही है। अगर मेरा कर्मचारी अधिकारी काम ना करे और दिल से काम ना करे, ईमानदारी से काम ना करे, अपना कुर्बानी ना दे, तो सरकार नहीं चल पाएगा। सर, मैं अब आर्थिक विषय पर लगभग ये बात हो गई है, आप सब कर्मचारी अधिकारी से जुड़े भी रहे, वित्तीय मामलों में भी आपकी अच्छी खासी पकड़ रही है। एक चलते चलते सवाल ये है कि सर, ठोस जवाब सर की उम्मीद करता हूँ आपसे, जैसा आपका वो स्टाइल रहा है, सरकार को आखिर ऐसा क्या करना चाहिए कि भविष्य में जो कर्मचारियों को पेंशन की देनदारी भी हो जाए और कर्मचारियों के मामले में सरकार को कभी भी जीवन पर्यंत जब तक शासन रहे देखना ना पड़े। कुछ ऐसा कुछ आपके दिमाग में कभी आया है कि ऐसा कुछ योजना बनानी चाहिए, ऐसा कुछ निवेश सरकार को करना चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में? सरकार ने एनपीएस योजना तो बना के रखा ही है, वो तो है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें कंट्रीब्यूटरी था। अब उसको अभी इन लोगों ने बंद करके ओपीएस लगा दिया। बिना बहुत दूरगामी परिणाम क्या होगा, कर्मचारी अधिकारियों को क्या बेनिफिट मिलेगा, कितना नुकसान होगा, उसके बारे में आज भी क्लियर नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार को देना चाहिए, सरकार में चाहे कोई भी बैठा हो, मुख्यमंत्री हो। हमारा ये कहना है कि पूरा जो मेरा कर्मचारी है, अधिकारी है, वो लंबे समय तक काम करता है, 30-38 साल, 40 साल, कई लोग तो 40 साल से ज़्यादा भी काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, अस्पतालों में काम करते हैं, शिक्षा में काम कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट में काम कर रहे हैं, रेवेन्यू में काम कर रहे हैं। वो अपना खून पसीना लगा के मेहनत करते, कितना पानी, जिल्लत, हर चीज़ का सामना करते हैं, लेकिन अपनी जनता के लिए वफादार रहते हैं। 2-4 कर्मचारी हो सकता है,
कि वो काम ना करते हों, लेकिन 90% से ज़्यादा मेरा ये कहना, मैं तो कहूँगा कि 99% तक हमारे जो कर्मचारी हैं उनके भरोसे सरकार चल रही है। उनके बदौलत चाहे कोई भी विभाग ले लो, उसके कामकाज वही करते हैं। हमारा जो बाबू संवर्ग है पूरा फाइलिंग का काम कर रहा है, हमारा मंत्रालय का संवर्ग है रीति नियम रूल्स बना रहा है, हमारा संचालय है वहाँ पर पूरे नीति निर्धारण के जो टिप्स हैं वो सरकार के पास जा रहा है। फील्ड में हमारे जो कर्मचारी संगठन है वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हमारा जो कर्मचारी अधिकारी फील्ड का वो मेहनत कर रहा है। तो सरकार का जो गुणवत्ता, सरकार का जो स्ट्रेटेजी है और सरकार का जो नाम है इन कर्मचारी अधिकारियों के बदौलत है। हम तो साफ साफ इस कहना चाहते हैं कि सरकार को सबसे पहले अभी इस बात पर विचार करना चाहिए, कैशलेस ट्रीटमेंट का सुझाव हमने दिया हुआ है, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने दिया हुआ है, सब लोगों ने दिया है। एक सुविधा आना चाहिए कि सेवा के साथ भी और सेवा के बाद भी, ये फीलिंग जब सरकार अपने कर्मचारियों के साथ स्थापित करेगा तो चाहे वो पेंशन का हो, सुनिश्चित पेंशन उसको मिलना चाहिए। जीवन यापन के लिए बुढ़ापे में उसके किसी के सामने हाथ मत फैलाना पड़े, उस व्यक्ति को ये ना कहना पड़े कि लोग कहेंगे कि अरे यार ये तो लेक्चरर था, ये तो प्रिंसिपल था, ये तो डॉक्टर थे, है ना, ये कलेक्टर थे। कलेक्टर लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, ये बड़े बाबू थे, इस तरह के जो, हाँ अब ये देखो आज उधारी मांगते घूम रहा है। तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा उसके पद के अनुरूप वहीं खत्म ना हो। सेवानिवृत्ति के साथ सरकार को सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों के अनुभव को लाभ लेने के लिए इनमें जो सक्षम लोग हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उनका सरकार को उपयोग करना चाहिए, उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए। सर, बात आती है कि सरकार के पास तो दुनिया भर की समस्याएं रहती, दुनिया भर की योजनाएं रहती है, फंड कहाँ से आएगा कर्मचारियों के लिए? अब मान लीजिए अब ये 8वां वेतनमान आ गया, फिर उसके बाद उसका हिसाब से भविष्य में पेंशन भी देगी। कुछ होना ऐसा चाहिए क्या? आपको ऐसा क्या लगता है? कोई फंड बनाना चाहिए कि पर्टिकुलर सरकार कोई कंपनी बना कर निवेश करके छोड़ देना चाहिए? हमारे यहाँ तो खनन करने के लिए असीमित संभावनाएं हैं। ऐसा कुछ सर आइडिया कभी आया आप लोगों को कि सरकार को हम सुझाव दें ऐसे भाई कि आप हमारे लिए कर दो? सरकार अगर सुझाव मांगेगा तो सुझाव भी देंगे। सरकार तो अपने जितने कहते हैं ना उनके चाहने वाले तथाकथित उनसे घिरे रहते हैं। वो अधिकारियों जो लोग अपना पद बचाए रखना चाहते हैं वो आगे पीछे घूमते रहते हैं सरकार के। तो सरकार को तो वो ज़्यादा अच्छा लगते हैं। सरकार दिमाग देने वालों को अच्छा थोड़ी पसंद करेगी। सरकार के बैठे लोग सबके अपने अपने तरीके हैं, कोई नहीं पसंद करता है। दिमागी व्यक्ति को तो कोई पसंद करता ही नहीं है। उनको चाहिए एक ऐसा जमात जो हुजूर सलाम करते रहे। ये चलता है। जनता को क्या लाभ मिल रहा है बताओ? आप हमारे यहाँ पर बताओ, छत्तीसगढ़ में आपने कहा कि ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करेंगे? आप जब राज्य का समेकित निधि बनाते हो, बजट बनाते हैं, जैसा जैसा आपका राज्य बढ़ेगा, आपको गेन हो रहा है, उसके हिसाब से आपको अपने कर्मचारियों को देना चाहिए, जनता को देना चाहिए उसका लाभ। अब नीति बनाने की बात है तो हम नीति भी बना के दे सकते हैं। पूछिए तो सरकार। अभी आप युक्तिकरण में देख लो, इतना फजीयत हुआ है सरकार का। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने दमनकारी नीति नहीं अपनाया। पता नहीं कैसे ये पारित हो गया और राजपत्र का उल्लंघन हो गया। राजपत्र में है, आपने देखा होगा, राजपत्र में लिखा है विषय बंधन नहीं है, वो राजपत्र को अवॉइड कर दिए। एक मात्र चिट्ठी से पूरे हजारों लोगों को, हमारी बहनों को 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर दूर भेज दिए। एक प्रकार से मैं तो ये कहता हूँ मनीष जी, आपने पति पत्नी में अघोषित तलाक करवा दिया। ऐसा परिवार को तोड़ने का ये नीति नहीं बनता है। स्कूलों में व्यवस्था अच्छी बात है, आजू बाजू के स्कूल में उसको समायोजित कर देना था, नहीं था। इंटीरियर गांव में जो गांव के लोग हैं उनका तो भर्ती करने वाले ही हैं, तो उस गांव में उस जगह का भर्ती कर लेते। सर, 8वां वेतनमान के लिए मतलब आपको अभी से बजट का हिसाब किताब लगा के रखना होगा आपकी। मेरा अब कर्मचारियों को मैं 8वां वेतनमान का बजट दूंगा, तब मेरे पास राज्य की जो चल रही योजनाओं के अतिरिक्त इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर। इसी सरकार के पास आएगी मेरे ख्याल से। साय जी की सरकार के खाते में ये आएगा, जैसे रमन सिंह जी के समय आया था। अब साय जी की बारी है कि 8वां वेतनमान देना। तो कुछ करना चाहिए कि नहीं चाहिए सर सरकार को? अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े सरल स्वभाव के हैं। दिक्कत आईएएस अधिकारी से है, आईएएस टर्न इनटू पॉलिटिशियन। दिक्कत वहाँ है। जब कोई आईएएस अधिकारी राजनेता बन जाता है तो अपने आईएएस होने का रौब
उसको वो छोड़ नहीं पाता। ठीक बात। राज्य के जनता का विशाल लोकहित में हमने तो अभी सुना है कि सब जगह नाराजगी है। मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सरकार उनको चलाना है और उनको ये तय करना है कि हमें आना है कि नहीं आना है। अच्छा। ये सारी चीज़ों को तय करना पड़ेगा। अब फिलहाल के जो स्थिति में जो विपक्ष है उसका भी काम है कि मुद्दों को उठाते रहना, और हमारा जो कर्मचारी संगठन का जो मूल स्वरूप है, हम तो ये कहेंगे कि हम अपने कर्मचारियों के लिए, हमारे पास सारे चीज़ हमको मालूम है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के हमारे संयोजक कमल वर्मा हैं, वो खुद वित्त सेवा के अधिकारी हैं। तो राज्य का बजट और राज्य के कोष में कितना रुपया है और कहाँ पर कितना रुपया आ रहा है, जी। सब हमारे जानकारी में है। जी, सही बात है। नहीं है? दूसरे को कहा जा सकता है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों को सब मालूम है, और हमको मालूम है कि जब 8वां वेतनमान लागू होगा किस प्रकार प्रस्ताव हम बनाएंगे, हम अपना प्रस्ताव सरकार को देंगे, कितना वो जब लागू करने की बारी आएगी तो कितना डेफिसिट में जाएगा सरकार, उसका भी हमको आकलन हम करेंगे, सकारात्मक रूप से काम करेंगे। जो एरियस भी मिलेगा देर से, एरियस भी देंगे, एरियस भी मिलना चाहिए, देना चाहिए। हमारा पैसा कहाँ गया? मतलब रमन सिंह ने एरियस दिया था तो आपको भी देना ही पड़ेगा, जो वर्तमान सरकार है। रमन सिंह थे। रमन सिंह के बारे में मेरा ये कहना, वो बोलते कम थे, करते ज़्यादा थे। अब रमन सिंह याद आ रहे हैं लोगों को सर? बिल्कुल याद आएंगे। भूपेश बघेल भी याद आते हैं, भूपेश बघेल जी भी याद आ रहे हैं। बिल्कुल याद आते हैं। उन्होंने कर्मचारियों के लिए कम से कम 6 महीने में 16% डीए का वृद्धि कर दिया था। उन्होंने कर्मचारियों के लिए 6वें वेतनमान से 7वें वेतनमान में एरियस देने का आदेश किया। भले हड़ताल करना पड़ा, वो तो बच्चा भी अगर हाथ पाँव नहीं लाएगा, रोएगा नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती है। हाँ, नहीं मिलता, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। पेंशन भी देखे गए सर। अब पेंशन भी, पुराना पेंशन लागू करो तो उन्होंने पुराने पेंशन भी लागू कर दिया। लेने का तरीका है और देने के तरीके में फ़र्क है। हम लोकतांत्रिक तरीके से किए, और सरकार को भी समझना चाहिए। कोई उग्र होके प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो कोई नम्र रह के प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मतलब इतिहास में ये चीज़ याद है लोगों को, और ये आप लोग के इतिहास से जुड़ा हुआ है कि किस सरकार ने क्या दिया और कैसे दिया, और शायद जी भी याद रहेंगे कि उन्होंने जो 8वां वेतन आयोग था वो कब लागू किया और उसका एरिया दिया कि नहीं दिया, ये सब आप लोग के इतिहास में दर्ज रहेगा। बिल्कुल दर्ज रहेगा। चुप रहने से कोई समाधान होता नहीं है जी। हम कहते हैं कि ठीक है, आईएएस अधिकारी ज़्यादा हमसे तो पढ़े लिखे हैं नहीं, उनके और हमारे में केवल ये अंतर है कि वो सेलेक्ट हो गए आईएएस के रूप में, और हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए, या हम सेलेक्ट नहीं हो पाए, या आरक्षण का लाभ हमको नहीं मिल पाया, कोई भी कारण हो सकता है। तो टैलेंट के मामले में हमारे और उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दे कैन थिंक, दे कैन राइट, एंड वी कैन ऑल्सो थिंक, वी कैन राइट। तो हम ये मान के चलते हैं, ये राइट दो तरह से है, एक लिखने वाला राइट है और हमारा जो रहता है अधिकार वाला राइट है। अगर वो नहीं लिखेंगे, वो अगर राइट नहीं करेंगे तो हम राइट के लिए लड़ेंगे, ये हमारा तय है। चुप रह के प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुनते रहने, चुप रह के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कभी नहीं रहेगा। मैं जहाँ हूँ अभी भिलाई में, और इस भिलाई की भूमि को आंदोलनकारियों की भूमि भी कहा जाता है। शंकर गुहा नियोगी से लेकर एक से बढ़कर एक यहाँ पर यूनियन लीडर्स आए हैं, और यहाँ की मट्टी भी कुछ ऐसी है, लाल मट्टी है, और यहाँ पर लोहा निकलता है। उस लोहे जैसे इरादे और लोहे जैसा नेतृत्व श्री राजेश चटर्जी जी का भी है। बात खत्म नहीं हो रही, लेकिन विषय भी यहाँ पर चर्चाओं में एक से बढ़कर एक निकल आ रहे हैं। बात हो रही थी 8वें वेतन आयोग की। राजेश जी ने 7वें वेतन आयोग का भी उदाहरण दिया, और अब 8वां वेतन आयोग आने वाला है। अब ये 8वां वेतन आयोग जब आएगा तब अपने साथ कई विषय भी लेके आएगा, और इस वेतन आयोग के आने की चर्चा के दौरान अब डॉक्टर रमन सिंह याद आ रहे हैं। कैसे याद आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जब ये 7वां वेतन आयोग लागू किया था, अपने प्रदेश में लागू किया था, उसका एरियस भी दिया था, और अब परिस्थितियाँ ये हो गई है कि डीए का भी एरियस जो है पूर्व और वर्तमान की सरकारें नहीं दे रही हैं। तो कर्मचारी अब डीए को लेकर भी, उस वेतन आयोग के डीए पर भी आशंकित रहेंगे कि डीए मिलेगा नहीं मिलेगा, देय तिथि से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि जब केंद्र लागू करेगा तब उसी दिन से राज्य भी लागू करता है या नहीं। इसके अलावा वेतन पुनरीक्षण फिर से कहीं ना हो जाए कि जो कर्मचारी आज वेतन पा रहा है उसमें एक और कटौती ना हो जाए। बढ़ोतरी को तो शायद हम उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं।
बहुत सी बातें हैं। श्री चटर्जी जी ने आज हमको बहुत समय भी दिया है और कई विषयों पर चर्चा भी हुई है। बात करने का सिलसिला इनसे लगातार हम जारी रखेंगे, क्योंकि कई मुद्दे और कई विषय हैं जिसको चटर्जी जी आज बड़े अच्छे से मुखरता से बता रहे हैं और पहले ही बताते रहे हैं। कर्मचारियों के हितों से जुड़े हुए कई विषयों को फिर से लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सचिवालय से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। पूरे जो भी हमको सुनेंगे सारे कर्मचारियों से मैं अपील करूंगा, तैयार रहो, रण शुरू होने वाला है, तैयार रहो। छोटे छोटे मुद्दे पे नहीं, अपने परिवार के लिए, बड़े मुद्दे पे, वेतनमान के लिए, वेतन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए तैयार रहें। धन्यवाद सर।